हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल साथियों स्टडी विथ रवि पर। स्टडी विथ रवि पर साथियों आज से फिर स्टार्ट हो रहा है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बैच। और ये स्टार्ट हो चुका है बहुत दिन पहले से। और आज हम आपके लेके आए हैं आपके लिए पैरामेडिकल इंटरमीडिएट प्रवेश परीक्षा 2020 में जो पूछा गया था वो प्रश्न लेके आए हैं, PYQ लेके आए हैं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथियों नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्लास को पूरी तरह से रेगुलर देख रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट के पास ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे। तो टोटल जितने भी इसमें सब्जेक्ट है और जो 2020 में पूछा गया था उसका आज क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका, और देखेंगे कि कैसा सवाल आपसे पूछा गया है। और इसको PDF में लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप लोग सर्च मार सकते हैं स्टडी विथ रवि, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। सभी स्टूडेंट आशा है कि जुड़ गए हैं और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए। सबसे पहले सामान्य विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आपसे सामान्य ज्ञान से पूछा गया था और पहला सवाल क्या पूछा गया है कि बीटा गैलेक्टोज गैलेक्टोसाइड क्या बीटा गैलेक्टोसाइड किस पोषक तत्व के विघटन में मदद करता है? बताइए। पहला सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए। माल्टोज, लैक्टोज, अमाइलोज या रेनिन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस पोषक तत्व के विघटन में मदद करता है? तो किस में विघटन में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, लैक्टोज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, लैक्टोज। चलिए पहला सवाल क्लियर है, आगे चलते हैं अगला सवाल को। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, कहता है किस वर्णक मेलानिन किस अमीनो अम्ल से बनता है? बताइए। वर्णक मेलानिन जो है वो किस अमीनो अम्ल से बनता है? दूसरा सवाल का जवाब फटाफट आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। वर्णक मेलानिन किस अमीनो अम्ल से बनता है? ट्रिप्सोफेन से, प्रोलीन से, या ग्लाइसिन से, या टायरोसिन से? तो ये टायरोसिन से बनता है। किसे? टायरोसिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट है। चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया था 2020 में, और ये सवाल आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा 2024 में साथियों, फिर से रिपीट होगा क्योंकि PYQ से भी 2023 में, जी हाँ 2023 में भी PYQ से सवाल उठाए गए थे और फिर से आपसे पूछा जाएगा 2024 में। तो बिल्कुल भी आप इसे मिस नहीं करेंगे और याद करके जाएंगे। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है? थोड़ा और जूम कर देता हूँ। चलिए बताइए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है? मोलिब्डेनम, एमओ, मैग्नीज एमएन, कॉपर सी, या जिंक जेडएन। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। तीसरा नंबर सवाल का जवाब आप लोगों का फटाफट आना चाहिए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व की बात करते हैं तो ये मोलिब्डेनम हो जाता है, जो कि एमओ से सूचित करते हैं। किसे? एमओ से सूचित करते हैं। इसे आप याद रखिएगा। 2024 के लिए ये सवाल बोले तो इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से हर एक साल सवाल आपसे पूछा जाता है और हमेशा रिपीट ही किया जाता है ज़्यादातर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल क्लियर है, आगे बढ़े। चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचन का पूरे के पूरे चैप्टर आपको मैं यहाँ पे करा दिया हूँ, आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, साथ ही साथ उसका सभी पूरे जितने भी डिफिकल्ट पार्ट थे सभी हमने वहाँ पे सॉल्यूशन आपको करा दिया है। आप लोग जरूर जाके देखें और उसके बाद इसको अगर करेंगे तो और भी फायदा आपको मिलेगा। तो बताइए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? यह पाचक एंजाइम नहीं है, इस पर आप फोकस कीजिएगा क्योंकि ये आपको डुबा सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो नहीं पूछा है, क्या ट्रिप्सिन नहीं है, गैस्ट्रिक नहीं है, टाइलिन नहीं है, पेप्सिन नहीं है? बताइए। तो गैस्ट्रिक जो है ये क्या है? एक पाचक एंजाइम नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, लेकिन गैस्ट्रिक के लिए गलत है, एंजाइम के लिए गलत है। क्लियर है? 4 नंबर सवाल। चलिए अगला 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है भोजन
विषाक्तता, क्या भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग का कारण है? जी हाँ, फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है बताइए। और 2023 का जो भी क्वेश्चन था साथियों, टोटल के टोटल हम क्वेश्चन इस पे करा दिए हैं स्टडी विथ रवि चैनल का। लगभग उसे 6000 स्टूडेंट ने अभी तक देख लिया है। आप भी जाके जरूर देख लीजिए। 2023 में जो हाल ही में पूछा गया है वो सवाल जरूर आप लोग देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भोजन विषाक्तता का कारण बताइए क्या हो जाएगा। जी हाँ, भोजन विषाक्तता का क्या कारण हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं, दूसरा कलर लेता हूँ। चलिए आप लोग तब तक आंसर बताएंगे कि भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है। जी हाँ, भोजन विषाक्तता का क्या कारण होता है आप बताएंगे आप लोग। क्या बेटुलिज्म होता है, मोरबिलो वायरस होता है, एंटमीबा होता है, एस्केरिस एस्केबीज होता है। तो भोजन विषाक्तता की बात करते हैं फूड पॉइजनिंग का, तो ये क्या होता है, बेटुलिज्म होता है। जी हाँ, बेटुलिज्म के कारण ऐसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही है इसका। आगे अगला सवाल, छठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। वह पादप जिसमें बीज होता है परंतु फूल और फल नहीं होता। चलिए बताइए, ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है, एमबीबीआई सवाल है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में है कि वह पादप जिसमें बीज होता है परंतु फूल और फल नहीं होता। जी हाँ, कौन सा हो जाएगा, मॉस होगा या फर्न होगा या पाइनस होगा या शैवाल होगा। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, 6 नंबर सवाल का पाइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइनस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। पाइनस आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते, वो क्या होता है, पाइनस होता है। क्या होता है, पाइनस। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आगे 7 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है 7 नंबर सवाल यहाँ पे आप लोग देखिए, कहता है कि निम्न में से किसमें क्लोरोक्यूरिन वर्णक पाया जाता है। बताइए, एनिलिडा, इंसेक्टा या इकाइनोडर्मेटा या निम्न श्रेणी कॉर्डेटा। तो इनमें से किसमें क्लोरोक्यूरिन वर्णक पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में पाया जाता है, एनेलिडा में। किसमें, एनेलिडा में पाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन से ये उठाया गया सवाल है और आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो क्लोरोक्यूरिनोल वर्णक किसमें पाया जाता है, वो एनेलिडा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल करते हैं। 8वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है। जी हाँ, किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समानांतर की बात की है, शिराविन्यास होता है। सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए फटाफट से। 8 नंबर सवाल का, किस प्रकार के पौधों में समानांतर शिराविन्यास की बात की है। जी हाँ, फर्न में होता है, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, जिम्नोस्पर्म में। किसमें होता है, किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है, तो ये एक बीजपत्री में होता है। किसमें, एक बीजपत्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, एक बीजपत्री में होता है। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्लियर है। 8 नंबर सवाल क्लियर है, तो आप लोग यस बोलेंगे कमेंट बॉक्स में। और फटाफट से आप लोग शेयर कीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से आप लोग शेयर कर लीजिए पैरामेडिकल के लिए। साथ ही साथ बिहार बोर्ड के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी की तैयारी आपके स्टडी विद रवि चैनल पर लगातार आपको कराया जा रहा है। तो आप लोग जरूर जुड़े। अगर आप लोग भी 11th-12th के छात्र हैं तो जरूर जुड़े। साथ ही साथ अपने भाई बहन दोस्तों को भी जरूर बताएं। तो चलिए 9 नंबर सवाल, कि चावल का एक दाना किसका उदाहरण है। बताइए, चावल का एक दाना जो है किसका उदाहरण है। क्या, चावल का एक दाना उदाहरण है किसका, डाइकोटिलीडन्स का या मोनोकोटिलीडन्स का, जिम्नोस्पर्म का, इनमें से सभी का। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट आप लोग बताएंगे कि चावल का एक दाना उदाहरण है। जी हाँ, चावल का एक दाना किसका उदाहरण है, बताएंगे आप लोग फटाफट से। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है, जो कि राइट है। मोनोकोटिलीडन्स का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और ये राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल को देखते हैं। कि आप पूछा है कि कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है। बताइए,
कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है? इनके समूह के अनुसार कौन सी वस्तु विषम है बताइए? सेल्यूलोज है, प्राकृतिक गैस है, प्रोटीन है या ग्लूकोज है? कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है? इस चारों समूह के अनुसार इनमें से कौन सा है जो एक अलग है बताइए? यह प्राकृतिक गैस की बात करते हैं यहाँ पे तो अलग है बिल्कुल। जैसे सेल्यूलोज देखिए, प्रोटीन देखिए और ग्लूकोज देखिए, ये आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस यहाँ पे डिफरेंट है। तो 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको रोज का पीडीएफ दिया जा रहा है। चलिए 11 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, फटाफट आप लोग देखिए। 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि कौन सा तत्व पिग आयरन कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है बताइए? अशुद्धि के रूप में यानी पिग आयरन में कौन सा कच्चा लोहा उपस्थित रहता है? कौन सा तत्व पिग आयरन यानी कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? ऑप्शन है कार्बन, पोटेशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन या मैग्नीशियम। बताइए 11 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा आशा करते हैं। और जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि ये PYQ का क्लास चल रहा है, और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो कौन सा तत्व पिग आयरन कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? तो ये कार्बन रहता है। कौन रहता है? कार्बन रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है जो राइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे 12 नंबर सवाल को देखिए, कहता है कि लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड ग्रुप में कितने तत्व आते हैं बताइए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड ग्रुप में कुल कितने तत्व आते हैं? 27 आते हैं, 14 आते हैं, 28 आते हैं या 30 आते हैं? ये VVI सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड ग्रुप में कुल कितने तत्व आते हैं ये आपको बताना है। तत्व की बात की यहाँ पे तो कितने आते हैं? 28 आते हैं। कितने? 28। इसे आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा। कितने आते हैं? 28 आते हैं। आगे 13 नंबर सवाल कहता है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? क्या मैं इसका सॉल्यूशन यहीं पे करा दूं या नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल को देखूंगा? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे करा ही देते हैं। सबसे पहले कहता है एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो यहाँ पे आप लोग समझिए, सबसे पहले यहाँ पे u हो जाएगा कितना? u का मान 0 हो जाएगा। आप लोग कॉपी पे साथ में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह छोटा पड़ जाएगा। u के मान 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। त्वरण यहाँ पे कितना है साथियों? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया गया है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो त्वरण यहाँ पे दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद t यहाँ पे दिया गया है कितना? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड दिया गया है, और हमें निकालना क्या है? s बराबर निकालना है। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिए। एक फार्मूला होता है क्या? यहाँ पे थोड़ा वाइट को हम ले लेते हैं। यहाँ पे समझिए, एक फार्मूला का क्या होता है? s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये क्या है? इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे आपको मान पुट करना है सिंपल। तो u का मान कितना है? 0 है, और t 10 सेकेंड दिया था, प्लस 1/2 a दिया था त्वरण साथियों 4, तो गुने में 4, और t दिया है 10, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला लगाना है और आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा 0 प्लस 200, उसके बाद गुने 4 इंटू 10 के पावर 2। टोटल यहाँ पे आपको आंसर कितना आ जाएगा साथियों? 200 मीटर आ जाएगा। कितना? 200 मीटर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में देखते हैं कहाँ पे है 200। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में हमारा मैच खा रहा है 200। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 200 मीटर मैच खा रहा है। तो एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से चल रहा है। जैसा कि त्वरण है तो सबसे पहले हम लिखते जाएंगे अलग पेज पे। a बराबर कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, और
एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से गति प्रारंभ किया तो यू बराबर म्यू बराबर कितना हो जाता है 0, इसे आप यू भी लिख सकते हैं। और गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड में वो पहुंचाते यानी टी इसका दिया गया है। सिंपल से इसमें फॉर्मूला लगा देना है ut प्लस 1/2 हाफ AT स्क्वायर एस बराबर। ये फार्मूला जब आप लगाइएगा तो ये आंसर पूरे निकल के आ जाएगा, सिर्फ आपको वहाँ पे मान पुट कर देना है। तो 13 नंबर सवाल का न्यूमेरिकल था, तो ये क्लियर है और सिंपल न्यूमेरिकल पूछा गया है, सिर्फ इसका डाटा पुट कीजिए और आंसर निकाल के आइए। तो 13 नंबर क्लियर है। चलिए 14 नंबर क्या पूछा है कि प्रकाश के किसी रंग का तरंगदैर्ध्य कितना दिया गया है। प्रकाश के किसी रंग का तरंगदैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, इसे नैनोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे नैनोमीटर में व्यक्त, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का है। तो नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया है, लेकिन आप इसे ऐसे ही याद रखिए क्योंकि 580 हो जाता है, इसे आप ऐसे याद रखिए 580 डायरेक्टली, क्योंकि ये जो डाटा है ये बहुत बार डाटा रिपीट किया गया है और आशा है कि अगले बार भी ये डाटा रिपीट करेगा और आपसे डाटा चेंज नहीं किया जाएगा। तो क्लियर है। 14 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर भी न्यूमेरिकल है। कहता है कि कोई तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी दूरी का परिकलन किलोमीटर में करें, प्रकाश का वेग दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, डायरेक्ट आप लोग आंसर जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा और जगह भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, वाइट पेज चाहिए, जो कि PDF में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग ऐसे याद रखिए और अगले क्लास में मैं इसका सोल्यूशन वाइट पेज पे लेके आऊँगा। तो 15 नंबर सवाल का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, यही इसका ऑप्शन नंबर डी है और अगले क्लास में बिल्कुल मैं इसे आंसर से मैच आपको कराऊंगा। तो क्लियर है 15 नंबर। चलिए 2 ही न्यूमेरिकल पूछा गया था, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 16 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न में से उपस्थिति के कारण होता है। जब आतिशबाजी होती है तो चटक लाल रंग जो निकलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण, बताइए आप लोग। जी हाँ, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है सोडियम, बी कहता है बोरियम, सी मैग्नीशियम और डी एस्ट्रोसियम। 4 ऑप्शन है और आपको इसका आंसर पूरी तरह से बताना है, किसके कारण ऐसा होता है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, सभी का आ रहा है जो कि राइट है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एस्ट्रोसियम, ये बिल्कुल राइट है। क्या ऑप्शन नंबर डी साथियों सभी का राइट है और इसे आप याद रखेंगे। आतिशबाजी में जो होता है चटल लाल रंग जो होता है वो एस्ट्रोसियम के कारण ऐसा होता है। 16 नंबर सवाल क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा, कहता है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, बताइए। ये तो बच्चा जानता है, क्योंकि आपको 7th 8th 9th 10th 11th 12th इतने बार आपको ये पढ़ाया जाता है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, बताइए। और बच्चा को ये पता होता है, शायद आपको भी पता होना चाहिए और नहीं है तो बहुत दुख की बात है। तो बताइए कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्या होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि सभी का राइट है, लाल फास्फोरस दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई कहने का मतलब जो आपके घर में यूज होता है सलाई, जब उस पर के इसके नोखी पर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो लाल फास्फोरस लगा रहता है, जो घसने पर क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होकर वहाँ पे आग लग जाता है। तो लाल फास्फोरस इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो आगे चले 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर सवाल है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं इसे VVI कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा नीचे करता हूँ और इसे मैं VVI कर देता हूँ, क्योंकि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ये VVI सवाल है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम आपको बताना है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यहाँ पे
स्टार्च को जो ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो बताना है, ध्यान से बताना। फाइलियम या जाइमेज या लाइपेज या इरेप्सिन, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों फाइलियम यही होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यही राइट है। फाइलियम जो है वो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जो कि लार में पाया जाता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए क्लियर है तो फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे और वीडियो को एक बार शेयर करके लाइक कर देंगे। फटाफट से कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। जी हाँ, क्लियर है। 18 नंबर सवाल। चलिए अब 19 नंबर पर चलते हैं। कहता है कि कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं। 2023 में जो बायोलॉजी से सवाल आए थे वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल और एकदम इजी सवाल थे। कैसे थे? इजी क्वेश्चन थे, एकदम इजी, हलवा जैसे। देखते हैं आप उसका आंसर लगा देंगे। तो बताइए कि कार्बनिक यौगिक जो यौगिक को सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या किण्वन कहते हैं? जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जी हाँ, किण्वन कहते हैं। 20 नंबर सवाल। कार व मोटरों में प्रयोग किए जाने वाला पेट्रोल निम्न का मिश्रण होता है। आपके जो कार और मोटरसाइकिल में जो प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल होता है वो निम्न में से किसका मिश्रण होता है? इसका जवाब आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन का, यानी हाइड्रोजन और कार्बन, एल्कोहल और ईथर का, या हाइड्रोकार्बन प्लस ईथर, या सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी तो राइट हो ही नहीं सकता, सभी सत्य कभी नहीं होता है और बाई चांस हो सकता है आपके एग्जाम में। तो पेट्रोल में जो होता है वो मेनली हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसे आप याद रखेंगे। तो 20 नंबर सवाल तक हमने कर लिया है। चलते हैं आगे, और मैथ का अगर अगला सवाल है तो इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि आगे चलेंगे, हिंदी को देखेंगे। अभी बहुत सारे बचा हुआ है यहाँ पे। बताइए, केमिस्ट्री से है। पेट्रोल में विषैले मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है क्या है? ब्यूटेन है, टेट्रा एथिल लेड है, नाइट्रोलोजिन है, या डीडीटी है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है साथियों? वो आप लोग बताना है फटाफट से। यह क्या होता है? टेट्रा एथिल लेड होता है। टेट्रा एथिल लेड होता है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 22 नंबर सवाल है कि प्रोटीन, जी हाँ, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति एवं अमीनो अम्ल अपघटित होते हैं। कौन से ऐसे एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में मानव शरीर में मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल अपघटित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। पेप्सिन के कारण ऐसा होता है। जी हाँ, पेप्सिन के कारण ऐसा होता है। 22 नंबर क्लियर है। तो 23 नंबर पर चलते हैं। परमाणु भार की इकाई क्या है, ये बता दीजिए। परमाणु भार की इकाई, ये तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये हलवा सवाल है। परमाणु भार की इकाई पूछा है। ग्राम है, पाउंड है, माइक्रो मिलीग्राम है, या इनमें से कोई नहीं है? परमाणु भार की इकाई आपसे पूछा है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो परमाणु भार की इकाई जो होती है वो क्या होती है? ग्राम में मापते हैं। किसमें? ग्राम में। इसे आप याद रखिएगा। 23 नंबर क्लियर है। तो 24 नंबर को देखते हैं कि क्या पूछा गया था 2020 के एग्जाम में, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। कहता है दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने में कौन सा काम आता है बताइए? 24 नंबर सवाल। बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, या अम्लराज। H2SO4 को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। इसको आपको पता होगा। तो दवा बनाने में काम आता है तो ये बेंजोइक अम्ल आता है। कौन? बेंजोइक काम आता है, बेंजोइक अम्ल। चलिए 25 नंबर सवाल पर हम आ चुके हैं। मात्र 24 मिनट में 25 सवाल। कोई भी इधर उधर का बातें नहीं कर रहे हैं और सिंपल PYQ की बात कर रहे हैं। PYQ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं गणित का सवाल। चलिए 25 नंबर को देख लेते हैं। पहले कहता है क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो आपको पता होगा क्षारीय
और अम्लीयत। और एसिड आपको समझा देते हैं पहले। एसिड क्या होता है? एसिड 7 pH होता है ना, 7 pH, तो 7 pH से नीचे होना चाहिए, यानी पीछे होना चाहिए, 6, 5, 4 ऐसे हो सकता है, तो क्या होगा? एसिड होगा, यानी अम्ल होगा। न्यूट्रल की बात करते हैं तो ये 7 हो जाता है। 7 से अगर आगे चल गया 8, 9, 10, ये क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। समझे? तो 7 से बढ़ जाना क्षारीय, 7 से कम जाना अम्लीय, और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो आप लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पे क्षारीय विलयन में से कौन है? 7 को देखें तो 7 यहाँ पे न्यूट्रल है, 7 से कम क्या है? अम्लीय है, 7 से अधिक जो है यही क्षारीय है। समझ रहे हैं ना? 7 से अधिक जो है यही क्षारीय है। क्लियर है? निश्चित नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है ही है, तो निश्चित क्या? 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल, ये सब मैथ का है, मैथ को छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? टाइम लगेगा, और इसके लिए रफ पेज चाहिए। तो ऐसा करूँगा, मैं अलग रफ पेज पे इस क्वेश्चन को छाप के लाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरी तरह से इसको बताऊंगा। तो चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। अभी बहुत सारे सवाल है, जैसे हिंदी के सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, ये सभी मैथ है, और उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट आएंगे हिंदी पे। तो बताइए, हिंदी का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? यह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सरल का विलोम नहीं है? कुटिल, कठिन, वक्र, दीर्घ। बताइए, सरल का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? तो दीर्घ जो है ये सरल का विलोम बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, दीर्घ जो है सरल का विलोम नहीं है। कुटिल है, कठिन है, वक्र है, लेकिन दीर्घ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे राइट है। आशा है कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, और बहुत सारे हम बात भी करेंगे जब टाइम आएगा तब, लेकिन अभी हम PYQ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए 42 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन निम्न में से कौन हिंदी के व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे? प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, राजकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो ये हरिशंकर परसाई थे, जिन्हें व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध था, हिंदी के व्यंग्यकार। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। 43 नंबर, पद्मावत के रचनाकार कौन है? बताइए, पद्मावत के रचनाकार है, इसका जवाब तो आपको आना चाहिए। जायसी है, तुलसीदास है, कबीर है, बिहारी है। पद्मावत के रचनाकार, तो पद्मावत के रचनाकार की बात करते हैं तो क्या है? जायसी है। क्या है? जायसी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मावत के रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चले, अगला सवाल पे चलते हैं। 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कनक कनक ते 100 गुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? कनक कनक ते 100 गुनी में किन दो पदार्थों की तुलना की गई है? सोना और चांदी, अनाज और सोना, या सोना और धतूरा, या अनाज और धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सी दो पदार्थों की तुलना की गई है? तो यहाँ पे तुलना किया गया है साथियों, सोना और धतूरा में तुलना किया गया है। किसमें? सोना और धतूरा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। सोना और धतूरा में कनक कनक ते 100 गुनी में दो पदार्थों की तुलना की गई है, तो वह है क्या? सोना और धतूरा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 45 नंबर को देखते हैं। 45 नंबर आपसे क्या पूछा है? कहता है 45 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? बताइए, कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है? पंचतंत्र, पंकज, कमल नयन या दानवीर। 45 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, कमल नयन। जी हाँ, कमल नयन, याद रखिएगा, कमल नयन। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? अगला सवाल है साथियों 46 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में शुद्ध लिखा शब्द है। बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध लिखा शब्द कौन है? हितैषी,
सम्मान, शारीरिक, सिंदूर। शुद्ध लिखा हुआ शब्द आपको पहचानना है और ये आप पहचान सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हितैषी जो है ये शुद्ध लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है, हितैषी शुद्ध लिखा गया है। क्लियर। 47 नंबर चलते हैं फटाफट। अब निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? पत्र, सात्विक, दया, काष्ठ। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से? तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करते हैं, दया जो है ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। 48 नंबर, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? निरक्षर होना, मूर्ख होना, बेईमानी करना, इनमें से कोई नहीं। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब निरक्षर होना, पढ़ा लिखा न होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 49 नंबर, हुंकार किसकी कृति है? जी हाँ, हुंकार किसकी लिखा हुआ है यानी किसकी कृति है बताइए? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। हुंकार पूछा है कि किसकी कृति है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। रामधारी सिंह दिनकर जी का कृति है हुंकार। अगला सवाल 50 नंबर, अत्यंत कौन सा संधि है? अत्यंत, विसर्ग संधि, यंग संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि। अत्यंत की बात की है, कौन सी संधि है? तो अत्यंत जो है साथियों ये यंग संधि है। कौन सा? यन, क्योंकि अ आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? यंग संधि। 51 नंबर सवाल, कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है बताइए? 51 नंबर सवाल है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये हिंदी का सवाल है और भी सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने अभी आ रहा है, रुक जाइए। और भी है। 52 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। आपको लगेगा सभी सेम है लेकिन अलग अलग है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सही वर्तनी का चयन करना है इसमें। तो ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक, इसे आप याद रखिए। ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, ये राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास है। जब भी ऐसे करके जोड़ के लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 54 नंबर, कि साड़ी का बहुवचन क्या होगा? तो साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ पे साड़ियाँ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? साड़ियाँ। देखिए कितना आसान आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? साड़ियाँ। साड़िये तो हो नहीं सकता, ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। साड़ियों तो भी नहीं हो सकता। साड़ियाँ, यहाँ पे क्या लिखा गया है? ये ऐसे दिया गया, जो कि ऐसे होता है, ऐसे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। 55 नंबर, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? स्वीकारात्मक निपात, नकारात्मक, निषेधात्मक या बलदायक? कि मैं भी यह जानता हूँ, बल दीजिए आप लोग, कि मैं भी यह जानता हूँ, तो पूरा बलदायक समास है। भी पर क्या है? बहुत ज्यादा बल लग रहा है कि मैं यह जानता हूँ और मैं भी यह जानता हूँ, मतलब उसके ऊपर पूरा पड़ रहा है। तो ये क्या है? बलदायक समास है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? क्लियर है? 55 नंबर सवाल तक क्लियर है, जो कि हिंदी का था। अब हम चलेंगे अंग्रेजी पे। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी को भी हम आज देख के जाएंगे, अंग्रेजी में कैसा कैसा सवाल पूछा गया है। तो अंग्रेजी को देखने से पहले फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। कर दिए शेयर। तो आप चलिए 56 नंबर सवाल अंग्रेजी के। अंग्रेजी में क्या पूछा गया था इंग्लिश में, कि द यंग वन ऑफ द डीड इज कॉल्ड। बताइए इसका आंसर बताइए 56 नंबर का। द यंग वन ऑफ द डीड इज कॉल्ड पप्पी, कब, किड, फोन। ये आपको पता होगा, इसका हिंदी तो पता ही होगा। और जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी उसको मीनिंग करना कोई जरूरी नहीं होता। तो बताइए द यंग वन ऑफ द डीड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? फोन, फोन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 57 नंबर सवाल, आई थिंक विच इज कॉस्टली यानी महंगा, टू मेंटेन इज कॉल्ड। आई थिंक विच इज कॉस्टली टू मेंटेन इज कॉल्ड ब्लैंक एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है।
गोल्डन एलिफेंट, ग्रे एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। कहता है कि मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा महंगा है और उसे आप कैसे मेंटेन करेंगे। किसके बारे में? ब्लैक एलिफेंट के बारे में, गोल्डन एलिफेंट, ग्रे एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। तो ये बातें हो रही है साथियों व्हाइट एलिफेंट की। किसकी? व्हाइट एलिफेंट की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उजले हाथी के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है? 58 नंबर सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ स्कैंटी। इसका सिनोनिम इनमें से कौन सा नहीं है? स्प्रेड, फ्यू, स्केर्स, लिटिल। तो यहाँ पे स्प्रेड नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये इसका सिनोनिम नहीं है। 59 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन नॉट एनी टर्म ऑफ राइट, इसका एनी टर्म नहीं है। रॉ, रेट्रोग्रेड, इमेच्योर या अनडेवलपमेंट, डेवलपमेंट। बताइए 59 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो इसका एंटोनिम नहीं है। ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर, इन ए ग्रेट, क्या इन ए ग्रेट मेनी बुक्स, ग्रेट इज, ग्रेट इनमें से क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। बता रहा है कि इन ए ग्रेट मेनी बुक्स, ग्रेट इज यानी ग्रेट इनमें से क्या है? तो क्या है यहाँ पे? नाउन है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? विशेषता बता रहा है कि ग्रेट यानी अच्छा है। क्या है ये? विशेषता बता रहा है, इसे आप याद रखिएगा। क्लियर है? 61 नंबर सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग पंक्चुएशन इज कॉल्ड इज एलिप्सिस। एलिप्सिस का कौन सा यहाँ पे अक्षर है जिसे आप डिनोट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, 3 डॉट, ऐसे ब्रैकेट 1 2 3 और ऐसे इसको बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 62 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि ही नॉट ओनली रोट द बुक डैश सेलेक्ट द एग्जाम्पल। कहता है ही नॉट ओनली रोट द बुक, वो सिर्फ बुक नहीं लिखता, डैश सेलेक्ट द एग्जाम्पल, बट ओनली सेलेक्ट द एग्जाम्पल, या बट also select the example, या as well as selected the example, या not all selected the example। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जिसे ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरेगा और सही सही भरेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बट ऑल्सो सेलेक्ट द एग्जाम्पल। ही नॉट ओनली रोट द बुक, यानी वो सिर्फ बुक नहीं लिखती, लेकिन वह सेलेक्ट भी करती है किसको? एग्जाम्पल को। समझ रहे हैं? 62 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट है। 63 नंबर, विच वन मीन्स लेजी। लेजी का मतलब क्या होता है? लिड, डेलीगेटेड, क्रीडियोल्स, आइडियल, क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, लिड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। कुछ यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद लगा लीजिएगा। डायरेक्शन को हम छोड़ते हैं और डायरेक्ट हम आते हैं अब सामान्य ज्ञान पे। सामान्य ज्ञान की हम बात करते हैं 71 नंबर सवाल में। बताइए 71 नंबर सवाल का जवाब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइस के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, ऑक्सफोर्ड, ढाका, न्यूयॉर्क। कौन सी ऐसी जगह है जो सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइरस के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑक्सफोर्ड है। क्या है? ऑक्सफोर्ड। आपको ये नाम सुन के ऐसा लग रहा हो कि ऑक्सफोर्ड का एक इंग्लिश आता था गाइड, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड अलग है, शहर का नाम है। कौन सी जगह का नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे 72 नंबर सवाल क्या है कि किस देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देश यानी अगल बगल के देशों के, ऐसे अगल बगल के देशों से ज़्यादा सटे हुआ है? तो 72 नंबर सवाल का जवाब आपको फटाफट से बताना है। तो ये चीन की सीमा है। किसकी? चीन की सीमा है, इसे आप याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चीन की सीमा ऐसी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से, जी हाँ, न्यू अपडेट के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश नंबर 1 है? तो अमेरिकी जनगणना के अनुसार भारत जो है वो सबसे नंबर 1 पे आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से।
पहले इससे पहले चीन था लेकिन अब भारत हो गया है। 73 नंबर सवाल कि 2019 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला? बरखा दत्त को, प्रज्ञान राय के, रवीश कुमार जो पत्रकार है उसको, या किरण बेदी को? बताइए कि 2019 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला? 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, कुछ अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। चलिए बताइए 73 नंबर सवाल का कि 2019 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला था? तो ये किसको मिला था साथियों? रवीश कुमार को मिला था, पत्रकारिता के संबंध में मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और ये राइट है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। 74 नंबर सवाल की पुस्तक द अर्नौकी के लेखक कौन है? विलियम डेलिम्पल, प्रताप भानु मेहता, शशि थरूर, मार्क तुली। पुस्तक द अनोर्की के लेखक इनमें से कौन है? तो ये विलियम डेवलियम्प है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। आगे चलिए 75 नंबर, छपाक फिल्म के नायिका कौन है? बताइए, छपाक फिल्म के नायिका कौन है? ये इंपॉर्टेंट है और खेलकूद फिल्म से भी आपसे सवाल पूछा जाता है आपके पैरामेडिकल में। तो छपाक फिल्म के नायिका कौन है? कौन है यहाँ पे? दीपिका पादुकोण है। कौन है? दीपिका पादुकोण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, दीपिका पादुकोण। क्लियर है। क्लियर है। 75 नंबर सवाल, दीपिका पादुकोण। चलिए 76 नंबर पर चलते हैं। जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए, जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो जमैका का राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? क्रिकेट हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। 77 नंबर, प्रथम अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 2000, 2010, 2005, 1995। तो ये आपको बता दें कि प्रथम बार T20 क्रिकेट मैच साथियों 2005 में खेला गया था। कब खेला गया था? 2005 में खेला गया था, इसे आप याद रखिए। 78 नंबर सवाल पर चलते हैं। गिलहरियों का घर क्या कहलाता है? ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और 2024 के लिए आप इसे VVI कर सकते हैं। तो गिलहरियों का घर क्या कहलाता है? ड्रे, डेन, फैनर, स्टाई। तो गिलहरियों के घर की बात करती है तो ये ड्रे कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्लियर है। 79 नंबर सवाल को देखिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम संगठनीय वजन कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया? 1974, 1949, 1948 या 1950? तो कब पेश किया गया था साथियों? ये 1947 में पेश किया गया था। कब? 1947 में पेश किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 80 नंबर सवाल है कि 1 इंच बराबर क्या होता है? बताइए, 1 इंच बराबर क्या होता है? 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 इंच की बात करते हैं तो टोटल के टोटल इसमें 25.4 मिलीमीटर होता है। कितना? 25.4 मिलीमीटर 1 इंच बराबर होता है। क्लियर है। 80 नंबर सवाल का जवाब था 25.4 मिलीमीटर। 81 नंबर पर चलते हैं। सर PC रॉय थे। सर PC रॉय क्या थे? भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, वनस्पति शास्त्री या दार्शनिक थे? तो सर PC रॉय जो थे ये एक वैज्ञानिक थे और किस चीज की? तो ये रसायन शास्त्री थे। क्या थे? रसायन शास्त्री। 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरिकृष्ण, गुरु गोविंद सिंह या गुरु हर राय? तो किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने किया था? तो ये गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 83 नंबर पर चलते हैं। बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था? अब्दुल फौजी, बहमन शाह, दाऊद शाह, शेर शाह सूरी? बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था? तो ये शेर शाह सूरी को, जी हाँ, शेर शाह सूरी को हराया था। और 84 नंबर सवाल है, क्या है कि 1948 में भारत का वायसराय कौन था? नेहरू, राजगोपालचारी, माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल? बताइए, 1948 में भारत का वायसराय कौन था?
तो 1948 की बात करते हैं और भारत की वायसराय की जब बात करेंगे तो ये माउंटेन था। कौन था? माउंटबेटन। 85 नंबर पर चलते हैं। पुस्तक वॉल्फ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, नेपियर, एडम स्मिथ, दांते। कौन है बताइए? तो ये क्या है? एडम स्मिथ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 86 नंबर, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं तो इसमें कुल 36 द्वीप है। 87 नंबर, भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, VVI हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप याद रखें। तो भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया? तो ये केरल में पाया गया था। कहाँ पे? केरल में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, केरल में। 88 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री उसके बाद कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन। तो ये लाल बहादुर शास्त्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको जोड़ती है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो बताइए। तो ये प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को जोड़ती है। और आज का लास्ट सवाल, अंतिम क्वेश्चन है आज का, कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो ये टोटल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संगठित किया गया है। चाहे तो आप इसका आंसर भी ले सकते हैं, ये आंसर आपको दिख रहा होगा और यहाँ भी आंसर है। टोटल के टोटल PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी आज की क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चंस और आंसर किया है, उसे आप बिल्कुल याद कर लेंगे और एक बार में नहीं होता है, दोबारा रिपीट कर लेंगे। 2x के स्पीड में एक बार वीडियो को फिर से घुमा लेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और फिर से अगले क्लास में हम नेक्स्ट ईयर में जो पूछे गए PYQ हैं उसको मैं लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए इतना ही। अपने भाई बहन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जरूर बोले कि इस चैनल पर, स्टडी विथ रवि चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।